कोई बात नहीं है अभी, जल्दी ये हो गया। क्या है कि हमने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर गए आपके गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डेविएशन या डिफ्लेक्शन। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे वो हाई स्पीड से भागते हैं, और हाई स्पीड से भागने पर अभी आगे हम लोग को पता चलेगा कि जो न्यूक्लियस है वो तो आपके एटम के एकदम सेंटर में बहुत कम दूरी पे जाके बैठा हुआ है, तो मैक्सिमम स्पेस खाली है। इससे हाई स्पीड से गुजरने पर इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं उसका उसके ऊपर न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस सेंटर में बहुत छोटे से स्पेस में बैठे हुए हैं, उसका कोई भी इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा सर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तो पड़ता ना, कम से कम इलेक्ट्रॉन तो उसमें था, स्पेस में उसमें न्यूक्लियस नहीं था लेकिन इलेक्ट्रॉन तो था। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से और ज्यादा कम मास के होते हैं, प्रोटॉन तो थोड़ा हैवियो है। तो प्रोटॉन तो और प्लस प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ा सा तो प्रभाव डालबो करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग 1800 से ज्यादा टाइम्स क्या होता है, लोअर होता है मास में उसका तो प्रभाव और नहीं पड़ना था। एग्जाम्पल क्या आप समझ सकते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ घूम रही है और कोई हैवी पार्टिकल इधर से, तो क्या ये लाइटर पार्टिकल, जो हल्का पार्टिकल हल्का कण है, ये क्या भारी वाले कण को इधर से पास करने में कोई दिक्कत डालेगा? नहीं डालेगा, वो तो आसानी से पास कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं मास में, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन या डेविएशन नहीं डाल पा रहे हैं। और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंद सेंटर में बैठा हुआ है और मैक्सिमम स्पेस खाली, इसलिए प्रोटॉन का भी कोई इफेक्ट जब अल्फा पार्टिकल पास करता है एटम से तो नहीं पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है आपको बिना किसी डिफ्लेक्शन या बिना किसी डेविएशन के एटम से पास आउट कर जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल, अब आपका न्यूक्लियस यहाँ पर है, अल्फा पार्टिकल पास कर रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल इसके लगभग लगभग नजदीक में आया करता है, चाहे वो गोला में इधर से पास कर रहा है, इधर से पास कर, इधर से पास, इधर से पास कर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब न्यूक्लियस है जहां पर बीच में आपका, उसके नजदीक में जब वो आया करेंगे तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो आ रहा था वो सीधी में नहीं जाके थोड़ा सा टेढ़ा पे चला जाता है। ऐसा कौन होगा? जो एकदम न्यूक्लियस के नजदीक में आ जाएगा, केंद्र के एकदम बीच सामने सामने आ जाएगा, सामने एकदम नहीं लेकिन बगल अगल बगल में बहुत नजदीक के क्लोजर आ जाएगा, तब ये आपको दिखेगा। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो कुछ अल्फा पार्टिकल होंगे जो इसके नजदीक आएंगे वो डेविएट कर जाएंगे कुछ एंगल से, जो सीधे जा रहे थे उनका कोण थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। और बहुत कम, अब ऐसा मैंने बताया भी है कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो गया है वो डायरेक्टली अपने पास पे फिर से बैक हो जाएगा, ठीक है। वो वैसा बहुत बहुत कम, यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल को अगर आप भेज रहे होंगे उसमें से एक अल्फा पार्टिकल आपको ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। यही तीन बात हमको पता चला। ये तीन बात पता चलने से हमको क्या पता चला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं, यानी उस एटम से पूरा सामने सामने बीचों बीच निकल जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ज्यादातर जो स्पेस है आपके एटम के भीतर वो क्या है, खाली है। ये बात सबसे पहला पता चला। दूसरा बात, जो कुछ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे कुछ एंगल से, जैसे फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, वो अपने ओरिजिनल पाथ से थ्रू मॉडरेट एंगल कुछ कोण से बदल गए। इसका मतलब है क्या कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कहाँ बैठा हुआ, एक स्पेस, बहुत छोटे से स्पेस को लेकर बैठा हुआ, इसलिए उसके नजदीक में जो गया था वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया था। इट कंक्लूड्स, यानी थोड़ा कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल का अपने एंगल से बदल जाना, यह बात आपको बताता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, या उसने जो स्पेस घेरा है वो कहाँ है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा स्पेस आपके एटम के भीतर घेर रखा है। यानी अगर आपका ये एटम है तो एटम के भीतर में एकदम छोटा सा स्पेस यहाँ घेर रखा है मात्र, इसीलिए इसके जो करीब में आए होंगे वो इस कुछ एंगल से बदल गए, इसके जो एकदम करीब में आए होंगे वो कुछ एंगल से बदल जाएंगे, बाकी नहीं बदलेंगे। यह बात कंक्लूड करता है जो कुछ अल्फा पार्टिकल अपना एंगल बदल रहा है, इस बात से हमें यह पता चल रहा है। मैक्सिमम चला जाएगा पास आउट बिना रिफ्लेक्शन के। कह रहा है जब अल्फा पार्टिकल क्लोजर नजदीक आएगा किसके, उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड जमा होकर बैठा हुआ है, दे सफर, वो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो एक रिपल्सन आएगा, मतलब अपने रास्ते से उसको भटका देंगे फ्रॉम देयर पाथ, और उसको अपने रास्ते, जो सीधे रास्ते आ रही थी, सीधे से जाना चाहिए था, वो थोड़ा एंगल से बदल जाएंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास ऑक्यूपाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम, अब यह जो पॉजिटिव चार्ज जो छोटे से वॉल्यूम में बैठे हुए हैं अपने स्पेस को घेर कर, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं एटम के लिए, यही आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। कह रहे बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, मतलब मैंने नंबर भी लिख रखा पीछे, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल सफल स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत तेजी से उनको पीछे भेज दिया जाएगा और रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ पे बैक चले जाएंगे। यह बात भी इंडिकेट क्या करता है, मान के चलिए
न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अगर हेवी नहीं होता, भारी मास नहीं होता, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो उसको डिफ्लेक्ट तो कर देता, लेकिन एकदम से 180 पे नहीं करता। वो किधर डिफ्लेक्ट करता, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर देता। ठीक है, अगर ये ज्यादा भारी मास नहीं होता अल्फा पार्टिकल के कंपेरिजन में तब। अगर न्यूक्लियस उसको आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो एक तो उसको रिटर्न कर दे रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल कर दिया। लेकिन एकदम से 180 पे भेज दे रहा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है बहुत ही रिजिड है, बहुत कठोर है, बहुत हैवी मास का कंसंट्रेशन बहुत कम डिस्टेंस में, कम वॉल्यूम में बैठा हुआ है। इसीलिए यही बात लास्ट में आपको बताया जा रहा है। इस बात से हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो आपका कैसा है, रिजिड है। न्यूक्लियस रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड है, हार्ड, एक ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेट, बहुत संकीर्ण जगह पे बैठा हुआ है। और साथ में पॉजिटिवली चार्ज मास है, पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ मास है आपका। ठीक है, यह बात हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल रहा है। मैंने आपको बताया, इससे हमको साइज ऑफ द एटम के बारे में भी जानकारी मिली हमको। हमको इस मॉडल से या इस एक्सपेरिमेंट से साइज ऑफ द एटम के बारे में जानकारी मिली कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो है एटम का वो खाली है ना। बहुत कम में कौन बैठे हुए, न्यूक्लियस बैठे हुए हैं। अगर मैंने बोला आपको कल साइज का कंपैरिजन आप करते हैं तो बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस आपके किससे कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन। ठीक है, एटम अगर एटम का साइज अगर आप लिखते हैं 10⁻9 नैनोमीटर में, ठीक है, तो आपको आएगा न्यूक्लियस का साइज आएगा 10⁻12 में, 13 में, 14 में, 15 में, इतना छोटा आपका न्यूक्लियस आया करता है। यानी बहुत ज़्यादा, मतलब 10,000 गुना, 1,00,000 गुना आपको न्यूक्लियस छोटे मिलेंगे आपके एटम की तुलना में। अगर एटम के साइज को आप देखें और न्यूक्लियस के साइज को देखें तो न्यूक्लियस जो है एटम के तुलना में 10,000 गुना छोटा मिलेगा आपको, 1,00,000 गुना छोटा मिलेगा आपको, मतलब 10⁻⁻4 गुना, 10⁻5 गुना बहुत छोटा मिलता है। एक तुलना किया कि मैंने पहले आपको बताया अभी कि एटम के अगर साइज में, अगर बॉल जो आपका क्रिकेट बॉल हुआ करता है, क्रिकेट बॉल के साइज का अगर आप न्यूक्लियस बना देते हैं एटम के भीतर, है ना, जबकि क्रिकेट बॉल का साइज हम लोगों के हिसाब से बहुत छोटा है, कुछ बहुत बड़ा तो नहीं है, उतने बड़ा भी अगर आप न्यूक्लियस को बना देते हैं तो आपको रेडियस यानी त्रिज्या, उस सेंटर से 1 किलोमीटर की त्रिज्या में जाइए और उतना बड़ा गोला बनाइए, उतना बड़ा आपको एटम बनेगा। इतने छोटे से केंद्र, इतने छोटे से न्यूक्लियस से इतना बड़ा सा एटम बनेगा आपका। ये मतलब एटम और इसका साइज देख लीजिए, बॉल का साइज और 1 किलोमीटर का साइज कितना छोटा है, तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऐसा ही बनता है, ये हमको साइज के बारे में यहाँ से जानकारी। अभी तक हम सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट को देखा, कौन से एक्सपेरिमेंट को, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। या कोलिजन का मतलब टकराना, डायरेक्टली टकरा जाना। जब ये कोलाइड करेगा ना, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था और न्यूक्लियस के सामने सामने आकर टकरा जाएगा, तब ये 180 डिग्री पे भागेगा। ठीक है, तो अभी तक हम सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन जो हमें पता चला वो पढ़ा, और एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकला ये बात पढ़ा। अब इन सब के आधार पर रदरफोर्ड क्या करेंगे, एटम का मॉडल देंगे आपको। ठीक, तो अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ना है। ठीक है, करते हैं आप लोग, इसको देखे, देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है आपका, है ना। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आपको कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि जो एटम है, एटम के भीतर
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एटम कंसिस्ट ऑफ हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के पास ए हेवी, हेवी मतलब भारी मास का होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हुआ करते हैं। आपने देखा अभी कि बताया गया कि एक एटम होता है आपका, और एटम के सेंटर पर एटम के सेंटर पर क्या है आपका, न्यूक्लियस है आपका। वो भी न्यूक्लियस कैसा है आपका, हेवी चार्ज है आपका। एटम के बीच में कैसा है, हेवी चार्ज न्यूक्लियस है आपका, जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये बात पहली बात आपको बताएगी, जो आपको उसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से आपको पता चला। ठीक है, और इस हेवी चार्ज में जो न्यूक्लियस है आपका, इसमें कौन भरे हुए रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए रहते हैं। इसमें प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके भीतर जो आपका प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है प्रोटॉन, वो प्रेजेंट है न्यूट्रॉन, ये आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद कह रहा है कि यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ मिला के न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है कि एटम का जो सभी एटम का जो मास होता है वह इस न्यूक्लियॉन्स के द्वारा ही बनाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा ही बनाया जाता है। कहने का मतलब यही है कि न्यूक्लियस में कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो एटम का जो भी मास आप देखते हैं, या एटम का जो भी मास आप पता लगाते हैं, एटम का जो भी मास आप कहते हैं, वो एक्चुअली में किसके द्वारा बनाया गया है, न्यूक्लियॉन्स के द्वारा। न्यूक्लियस में कौन कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी कि मास किसके द्वारा बनाया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा। कह रहा है जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, यानी 1 2 4 5 10 जो वैल्यू आप कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। कह रहा है जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस में, वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा डिफरेंट एटम के लिए। अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड अलग होगा। हाइड्रोजन एटम के बाद दूसरा कोई एटम आप कार्बन ले लेंगे तो उसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा वो अलग होगा। या आप कोई ऑक्सीजन एटम ले लेंगे, कोई हीलियम ले लेंगे, कोई नाइट्रोजन, अलग अलग आप एटम लेंगे तो हर एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में वो अलग अलग आपको दिखेगा। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, अलग अलग दिखेगा। कह रहा है जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत छोटा होता है, माइन्यूट फ्रैक्शन, बहुत बहुत छोटा फ्रैक्शन भाग होगा किसका, टोटल एटम का। जो टोटल एटम का वॉल्यूम है उसके तुलना में जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है बहुत छोटा भाग होता है। फ्रैक्शन मतलब भाग, माइन्यूट का मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा भाग है। जैसा कि एक एग्जांपल जो भी दिया था, बॉल के साइज में कितना बड़ा एटम का वॉल्यूम बन गया, 5 किलोमीटर रेडियस, तो इतना बड़ा एटम बन गया, और न्यूक्लियस जो एकदम बहुत छोटा है। यही बात करें कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये जो खाली स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसको हम सब लोग किस नाम से पुकारते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट के नाम से पुकारेंगे। इसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। जो इम्प्टी स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा, या इसी को हम ऑर्बिट नाम देंगे। ठीक है, और ऑर्बिट में कौन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आपके ऑर्बिट में, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये जो खाली स्पेस है आपका, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा अलग अलग, ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको। ठीक, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एटम में वो ऑलमोस्ट हमेशा लगभग लगभग टाइम आपको दिखेगा किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि आपका एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो बिना चार्ज वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। अगर हमको जीरो चार्ज बनाना है तो जितना हमको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही हमको निगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपको लगभग लगभग टाइम आपके एटम में बराबर दिखेगा। लगभग मतलब जब तक एटम के ऊपर जीरो चार्ज है तब तक। अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप कर रहा है, यानी जिसको आप आयन कहते हैं, आयन बन जा रहा है, तब आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर दिखेगा। अदरवाइज आपको लगभग लगभग टाइम हमेशा बराबर बराबर दिखेंगे। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व मतलब घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, किसके, इस प्रोटॉन के, इस किस में, इस फिक्स्ड पाथ में जिसका नाम आपने ऑर्बिट दिया है।
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड 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 घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए क्लोज्ड ऑर्बिट, हाई स्पीड से घूम रहे हैं। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी चीज जब गोल गोल घूमता है तो उसके ऊपर बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिससे आपके जो भी चीज घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, अगर उसको अंदर की ओर खींच के ना पकड़ा जाए तो बाहर की ओर भाग जाएगा, वो गोले गोल नहीं घूमेगा। तो कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की ओर एक बल लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो इस फोर्स को अपोजिट में अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उल्टा में नहीं लगेगा, तो ये घूमेगा फिर कैसे? तो फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे भाग जाएगा। कैसे? जैसे आपने कभी बचपन में एक रस्सी लिया होगा, रस्सी के एक सिरे पर आपने बॉल या कोई प्रकार का ईंट, कोई प्रकार का बोतल, कोई प्रकार का ऐसा हैवी सामान आपने बांध दिया होगा और ऐसे 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 गोले गोले घुमाए होंगे, नहीं घुमाए होंगे? घुमा कर देखिएगा। जब आप गोले गोले घुमा रहे तो आपके हाथ में, आपका हाथ अंदर की ओर को खींच रहा है रस्सी के माध्यम से, तभी वो गोले गोले घूम रहा है। जैसे ही बाहर में लगने वाला फोर्स ज्यादा हुआ, वो देखिए गोले गोले घूमते 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 टूट के फंस से निकल जाएगा, आपके अंदर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब अगर इसको लगातार घूमना है तो बाहर की ओर जो बल लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए अंदर से भी एक फोर्स लगना चाहिए। जो अंदर से फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा? इस पे आकर्षण बल लगाएगा, तो ये इस बल से इसको अंदर खींच रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों ओर आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहे हैं, इज बीइंग बैलेंस्ड, उसको बैलेंस कर दिया जा रहा है किसके द्वारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, यानी आकर्षण बल के द्वारा। किसके किसके बीच में? तो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस में कौन है? चार्ज वाला, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक। अब कह रहा है यह जो अभी आपको मॉडल बताया गया, ये मॉडल आपका सिमिलर है, सामान्य है, किसके जैसा? सोलर सिस्टम के द्वारा, जो सौर मंडल आप देखें उसके जैसा, जिसमें केंद्रक में बीच में सन, सूरज बैठा हुआ है, जैसा आपका एटम में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जैसे चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे और जो ग्रह हैं आपके, प्लैनेट्स हैं जो चारों ओर सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके एटम के चारों ओर घूमते रहता है। इससे इसको तुलना किया गया, ऐसा ही ये एटम का मॉडल दिख रहा है या प्रतीत होता है जो बताया गया आपको। यही था रदरफोर्ड का मॉडल आपको। अब इसमें भी ये पूरी बातों को नहीं बता पाया, बहुत सारे बातें तो बताया कि प्रोटॉन बीच में रहते हैं, न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, खाली स्पेस को ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, सारा मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। तो बहुत सारे बातें जो थॉमसन मॉडल में से कुछ नहीं बताया गया था, आपको पता चल गया। लेकिन अभी भी समस्या है। क्या? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, यानी जो मोशन में बार बार वेलोसिटी चेंज करे, उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं हिंदी में? त्वरणीय गति कहते हैं। त्वरणीय गति में होगा, उसमें क्या होता है? बार बार आपका जो वेग होता है बदलता रहता है। ऐसी गति में होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उससे क्या होते हैं? वेव्स बाहर निकलते हैं। कैसा वेव्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ऐसा वेव जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं और जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, यानी ऐसा विकिरण निकलता है जिस विकिरण में विद्युतीय क्षेत्र भी होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। ऐसा आपका विकिरण निकलते रहता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशीय वस्तु जो है जब त्वरणीय गति करती है तब, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन आपका किया करता है तो उससे एक वेव्स निकलते हैं, वो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, यानी एनर्जी के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के और न्यूक्लियस में मिला लेगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। ऐसा होगा तो एटम नष्ट हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर गोले गोले घूम रहा है, क्या यह बात सही अब लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे बाहर निकलेंगे एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और खींचना शुरू कर देगा, प्रोटॉन अपनी ओर खींचेगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस में तो कभी नहीं जाता है, नहीं जाता है। दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम स्टेबल है कि नहीं है अभी तक, इस बात का फिर से कंक्लूजन या इस बात का फिर से एक्सप्लेनेशन आपको रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं मिला। ठीक है, फिर इस दोनों बात को क्लियर करने के लिए बोहर साहब आएंगे अब। ठीक है, अभी यहीं पर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ठीक।